प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर वो विवादों में घिरे रहते हैं। एक बार से फिर वो चर्चा में है। उनकी पत्नी भानवी कुमार सिंह ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस बार वो बाहरी कारणों से चर्चा नहीं, खुद घर में जो पारिवारिक होने वाली जो दिक्कत है उससे चर्चा में है। तो ये सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या राजा भैया खुद के ही घर में घिर चुके हैं। ललित जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बार घर से ही चुनौतियां मिल रही हैं उनको? शेखर, राजा भैया का जो नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जिसमें रघु भी है, राज भी है, प्रताप भी है और सिंह भी है। इतना कॉम्बिनेशन, कई शब्दों का कॉम्बिनेशन लिए हुए ये नाम है। और उधर की जनता, मतलब अवध की जनता और पूर्वांचल की जनता उनको राजा भैया के नाम से जानती है। और राजा भैया की पहचान पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में है, चाहे सहारनपुर से लेके सोनभद्र, चाहे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर से बलिया, गाजीपुर, देवरिया, पडरौना, गोरखपुर तक। ये व्यक्ति सुर्खियों में हमेशा रहा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मौका हो कोई कि जिसकी वजह से राजा भैया सुर्खियों में है। राजा भैया सुर्खियों में पहले भी रहे। नाम के पीछे दबंग भी है, नाम के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, सियासत भी है, पैसा रुपया भी है, ताकत भी है, बाहुबल भी है, धन बल भी है, जन बल भी है। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनका अपनी एक जगह है। सवाल ये है कि राजा भैया के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते भी रहे हैं, लगे भी हैं। बहुत सारे आरोपों से वो कन्विक्शन से बच भी गए, छूट गए, निर्दोष साबित हुए। लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो भी अभी भी चल रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई आरोप तो बाहरी लगाता है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उसमें राजनीतिक कुछ एंगल हो सकता है, कुछ है। लेकिन यदि विवाद घर के अंदर से ही उठ जाए और विवाद भी उठे इस चीज को लेकर के कि और विवाद उठाने वाली उनकी पत्नी ही हो, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल पैदा होने लगते हैं कि आखिरकार वह क्या वजह थी। पैसा तो वजह नहीं हो सकती, ताकत वजह नहीं हो सकती, तो एग्जैक्टली वह वजह क्या थी कि जिसके कारण से उनकी पत्नी और उनके बीच में दूरी बढ़ती गई। और आपको याद होगा कि पहले, मतलब एक आध 1.5 साल पहले की बात है कि जब प्रॉपर्टी को ही लेकर था कि एक व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि उनके घर में खुशी का माहौल बने, सुख समृद्धि आए। और नाम भी उन्होंने लिया था अक्षय प्रताप सिंह का। तो निश्चित तौर पे लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि राजा भैया और मानवी सिंह की जो बेटी है राघवी, वो कूद पड़ी है। और उनका यह कहना है कि अक्षय प्रताप अगर इस तरह की बात करते हैं कि उनके नाना नानी के मन में लालच आ गया, तो ये बकवास बात है और इस तरह की चीज स्वीकार नहीं की जाएगी। हकीकत यह है कि उनकी माँ यानी भानवी जो है वो मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही। तो निजी बातें भी हो सकती हैं जो अभी तक केवल उस पे सारे लोग स्पेक्युलेट करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। कोई एक व्यक्ति है जो अक्षय प्रताप का ही नाम बार बार लिया जाता है कि उनका इतना ज्यादा इंटरफियरेंस है कि एक पत्नी को ये बात पसंद नहीं आती है कि पति और पत्नी के बीच में एक तीसरा शख्स आकर के वो बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप करे। तो निश्चित तौर पे ये जैसे जैसे चीजें और आगे बढ़ेंगी और इसमें कुछ तहकीकात होगी, तो बहुत सारी जानकारियां हम लोग के सामने आएंगी। लेकिन ये बात सच है कि राजा भैया के सामने इस समय मुसीबत ज्यादा है। और आपको आश्चर्य होगा कि राजा भैया, जब वो प्रॉपर्टी वाला इशू था, तब भी राजा भैया अपने मुंह से, अपनी जुबान से कुछ बोले ही नहीं। और अभी इस मैटर पे भी तमाम लोग सवाल उनसे पूछते गए कि आखिरकार पत्नी ने शिकायत क्यों की, एफआईआर दर्ज क्यों कराई, तो राजा भैया अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये बात अलग है कि बना करके लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिए और ये बता आरोप लगता है और इस तरह की उंगली उठाई जाती है, तो वो ठीक नहीं है और उसका हम माकूल समय पर माकूल जवाब देंगे। जी शेखर। जी, मनु जी के पास आना चाहूंगा। मनु जी, जैसे कि राजा भैया को कुंडा में लगातार जीतते आ रहे हैं, उनको एक रॉबिन हुड के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या ये सही है कि आप किसी को
मतलब जिस तरह से उन पर आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से उनको बाहुबली के तौर पर देखा जाता रहा है, तो मतलब किसी को नुकसान पहुंचा के किसी के लिए अच्छा करना, एक बाहुबली के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करना, क्या ये चीज सही है? क्या सरकार को इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, लगाम नहीं लगाना चाहिए? क्या इनको जनता को भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो खुद को बाहुबली की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक का जो अभी जब से योगी सरकार आई है तब से कई बाहुबली पे काफी कड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए राजा भैया पे, लेकिन उन पर कोई भी अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे पार्टी राजनीतिक दल कोई भी उत्तर प्रदेश में आए वो सभी के चहेते बने हुए हैं, तो फिर भी उनको इतनी प्राथमिकता उतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? देखिए शिखर, राजा भैया जो हैं, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कई समीकरणों में कई लोगों के लिए मुफीद बैठते हैं, है ना। तो राजा भैया का अपना ऑरा रहा है, ललित जी ने बताया जैसे। तो राजा भैया के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस बार जो चीजें हुई हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार या जनता को, वो तो बात की बात है, सरकार या जनता जो भी बात मसला है वो, क्योंकि मामला अलग है। मामला ये है कि इस बार घर का झगड़ा है, और घर का झगड़ा चौराहे पर आ गया है। इसमें चार किरदार हैं। राजा भैया हैं, उनकी पत्नी भानवी सिंह हैं, उनकी बेटी अब राघवी कुमारी हैं, और जो अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी जिनका जो उनके भाई हैं वो। वही। तो अब जो है घर का झगड़ा चौराहे पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि घर के भीतर कोई पावर सेंटर कमजोर पड़ा है। अगर इस तरह से इतने इस लेवल पे पहुंच गया है मामला, तो कोई ना कोई पावर सेंटर कमजोर पड़ा है। और जैसे ललित जी ने भी कहा कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस मामले में चुप हैं और अक्षय प्रताप सिंह बोल रहे हैं। तो अक्षय प्रताप सिंह जो हैं, जो गोपाल जी जिनका जो पॉपुलरली जाने जाते हैं, वो इस समय राजा भैया के एचएमवी है, मतलब हिज मास्टर्स वॉइस, उनकी आवाज बने हुए हैं। तो अगर जो अक्षय प्रताप सिंह कह रहे हैं उसे ये समझ लीजिए कि राजा भैया कहना चाह रहे हैं जो अक्षय ने कहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो उनकी बेटी राघवी कुमारी का कूदना, राघवी कुमारी अब तक चुप रही हैं। इतना जो इनका जो पति पत्नी का झगड़ा था राजा भैया का और भानवी सिंह का, उसमें वो चुप रही हैं। लेकिन अब जो बोलने लगी हैं, और जब अक्षय प्रताप सिंह ने ये पब्लिकली चीजें कही हैं, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है जो भानवी सिंह ने दिल्ली में दर्ज कराया है कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला आरोप उन्होंने लगाया है, सुरक्षा की मांग की है। तो अब ये जो मामला तूल पकड़ा है, इसके बाद अब चीजें बहुत बिगड़ गई हैं। और अक्षय प्रताप जो कह रहे हैं, इसका मतलब राजा भैया नहीं भी बोल रहे हैं तो राजा भैया बोल रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो मैं फिर उस बात को कह रहा हूं कि कहीं इस परिवार के भीतर कोई पावर सेंटर कमजोर पड़ा है। ये भी कह सकते हैं कि राजा भैया हो सकता है कि भीतर जो है कहीं कमजोर दिख रहे हों। हालांकि वो बहुत बाहुबली है, उनका बड़ा हो रहा है, हर सरकार के लिए वो मुफीद रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा जिस लेवल पे पहुंच गया है, उससे लग रहा है कि कहीं चीजें कमजोर पड़ी हैं भीतरी लेवल पर। शेखर जी। और ललित जी, जैसे कि अगर संपत्ति की बात की जाए तो 2017 के चुनावी हलफनामे में जो दिया था राजा भैया ने, तो खुद की जो संपत्ति बताई थी 6 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि अपनी पत्नी भानु कुमार सिंह की संपत्ति 7.2 करोड़ रुपए बताई थी। तो संपत्ति के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, अमीरी के मामले में, पैसों के मामले में कि भानु कुमार सिंह को ये कोई परेशानी हो। तो ये जो असली शुरुआत हुई थी ये क्यों हुई थी, कब से हुई थी, असली जो कारण है, क्या अक्षय प्रताप सिंह भी एक कारण है कि राजा भैया उनको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, काफी करीबी एमएलसी भी हैं वो, या क्या भानु कुमार को ये लगता है कि एज अ पत्नी उनको कम प्रायोरिटी दी जाती है, उनको कम प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अभी भी जब विवाद चल रहा है तो जैसे कि मनु जी ने बताया कि वो उनकी वॉइस बने हुए हैं। तो ये कारण, ये जो शुरुआत है विवादों का, असली कहाँ से हुई थी, और इसका प्रमुख मुद्दा क्या पैसा ही है या कोई और है? ललित जी। ये इसका जवाब आप ऐसे समझिए
कि सबसे पहले तो ये है कि राज प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, भानवी सिंह कहाँ की रहने वाली हैं, और दोनों का जो एक जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, वो किस तरह का है। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह के पिताजी उदय प्रताप सिंह अभी भी जिंदा हैं। वो भद्री रियासत एक है प्रतापगढ़ जिले में, और भद्री रियासत जो है वो गंगा नदी के किनारे है। ज्यादातर जो इलाका है वो गंगा, एक ऐसा जनपद है कि जहां सबसे ज्यादा रियासतें हैं, सबसे ज्यादा छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें, और पूरे जिले की जो एरिया अगर देखें तो वो आज के मौजूदा दौर में वो करीब करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर या 3000 का है। अगर 100 गुणे 300 या इस तरह का हिसाब किताब आप लगा लीजिए कि 100 किलोमीटर की लंबाई हो गई, 100 किलोमीटर की चौड़ाई हो गई, और उसमें बहुत सारे मल्टीपल रियासतें हैं। लेकिन भद्री रियासत जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रियासत थी, क्योंकि उनके पास वो गंगा के किनारे उनकी रियासत है, तो जमीन बहुत उपजाऊ। तो भद्री रियासत का जोर जो है प्रतापगढ़ में काफी चलता रहा। अब ये भानवी सिंह जो है रहने वाली है बस्ती की। बस्ती जो है यूपी के पूर्वांचल के इलाके में आता है, और जो प्रतापगढ़ का हिस्सा है उसमें आपका मुख्य तौर पे ये अवध का इलाका है, और कुछ जो है पूर्वांचल का भी असर है। तो अब देखिए दो तरह का जो है सामाजिक जो पृष्ठभूमि में है कि जो कुंडा के जो विधायक हैं और भद्री रियासत के राजकुमार युवराज रघुराज प्रताप सिंह हैं, वो उनके बीच में पूरी जो परवरिश हुई उसमें दोनों पूर्वांचली और अवधि दोनों का इम्पैक्ट है। और पूर्वांचल के इलाके से बस्ती से आती है भानवी सिंह, और उनकी भी रियासत रही है, हाँ, और शाही वो भी परिवार से काफी लोग आती है। संपन्न थे। तो ऐसा नहीं है कि भानवी सिंह के पास जो है संपत्ति नहीं। हाँ, वो भी शाही परिवार से हैं, और ये भी शाही परिवार से, क्योंकि वो संबंध तो शाही और शाही परिवार में ही बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पे होता क्या है कि जब कभी भी जब मन के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मारना शुरू कर देती है, तो इस तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं। पहले क्या होता था जो है कि पूरी तौर पर भद्री रियासत की पूरी और उसकी महिलाएं कभी भी बाहर निकल के आती नहीं थी, राजनीति में उतरे, लोकशाही में उतरे। तो लोकशाही में जब उतरेंगे तो उसके बाद है कि आपको राजशाही त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता के बीच आपको डायरेक्ट कनेक्ट होना है। और जैसे जैसे राजनीति अलग अलग फेजेज में अपने अपने चेहरे को बदलती रही, वैसे क्या है कि आप ध्यान दीजिए कि पहले पुरुष जो कैंडिडेट होता था वही अपना इलेक्शन में कैंपेन में हिस्सा लेता था और जाता था। अब क्या हो रहा है कि पुरुष जो कैंडिडेट है उसकी महिलाएं भी, मतलब पत्नी भी, बेटी भी, बुआ भी, सिंह भी धीरे 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 वो निकलना शुरू की। और होता है ना कि राजनीति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कीड़ा है कि जब लग जाता है तो प्रतापगढ़ के अगल बगल के इलाकों में कि भानवी सिंह के अंदर भी ये महत्वाकांक्षा जगी कि वो भी राजनीति का हिस्सा है। और इन सबके बीच एंट्री होती है अक्षय प्रताप सिंह की, और अक्षय प्रताप सिंह जो है बहुत करीबी बनाने में कामयाब होते हैं। और आप देखेंगे कि अक्षय प्रताप सिंह के भी माननीय का तमगा लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। जो विधान परिषद की आपने बात की, जी। तो इसका मतलब है कि अगर एक पत्नी की सोच ये थी कि वो भी राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक सड़क पर अपने लिए, और वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर अक्षय प्रताप सिंह जो सीधे तौर पर परिवार है, और उसको जब मौका मिला तो नेचुरल सी बात है कि एक जेलस का होना स्वाभाविक है। तो अभी की जो स्थिति बनी है कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, और बीच में बहुत सारे लोग, जब कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, जब हमारे और आपके बीच में सपोज करिए कि कम्युनिकेशन एक लंबे समय तक नहीं होता है, तो उसका असर क्या होगा, कोई तीसरा वो उसका फायदा उठाता है। तो कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में जब कम्युनिकेशन का गैप हुआ तो उसका फायदा तीसरों ने उठाना शुरू किया, और नतीजा आप ये देख रहे हैं कि मामला जो है अब वो पारिवारिक हो चला है, वो मानसिक प्रताड़ना तक पहुंच चला। आर्थिक संपत्ति की जो बात है वो तो अलग इशू हो गया, लेकिन ये चीज है मानसिक प्रताड़ना की हद तक ये बात जो है जा पहुंची है। जी शेखर। जी मनु जी, और अगर राजा भैया की राजनीति की शुरुआत देखी जाए तो 1993 से होती है, जब वो कुंडा से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। फिर साल दर साल वो लगातार ही वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी बने, पार्टी कोई भी आए, लेकिन राजा भैया वहां से निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं। तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि, और जबकि उनका जो सिर्फ कोंडा विधायक नहीं, प्रतापगढ़ के और आसपास के क्षेत्रों में भी उनका एक अच्छा
वर्चस्व माना जाता है, कि उनका एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो क्या पार्टी कोई भी रहे या राजनीति कुछ भी रहे, चाहे बीजेपी आए, बसपा आए, सपा आए, उनका ऐसा क्या एरोमा है कि जो वो लगातार निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीतते रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से? हाँ शेखर, जैसे ललित जी ने अभी बताया कि उनकी जो पृष्ठभूमियां बताई, जो सामाजिक पृष्ठभूमि और दोनों परिवारों की सामाजिक और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। राजा भैया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वो हर पार्टी के लिए मुफीद हैं, और क्योंकि उनका अपना दबदबा है, एक जो राजशाही में एक लोगों की जो भावना रहती है पहले से चली आ रही है, वो परिवार के प्रति उस श्रद्धा जो निष्ठा रहती है वो बनी हुई है। उसका फायदा राजा भैया को मिला है। बहुत विस्तार से ललित जी ने बताया है। लेकिन चूंकि अब राजा भैया अपनी महत्वाकांक्षाएं तो वो सब पूरी कर रहे थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे वो अभी तक करते रहे। जैसा आपने बताया कि 1993 से जो है वो विधायक चुने जाते रहे हैं, तो इतने बरस की यात्रा है उनकी राजनीतिक, वो अपना जो है एंजॉय कर रहे थे उस पावर को, उस पावर जो है अब तक। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये मुझे लगी कि इतना साल से हम भी देख रहे हैं कि पहली बार लग रहा है कि कोई चुनौती मिल रही है राजा भैया को। राजा भैया को बहुत बड़े बड़े ने चुनौती नहीं दे पाए, लेकिन पहली बार चुनौती मिल रही है, वो भी घर के भीतर से। तो जैसे ललित जी ने इशारा किया कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसमें हो सकती है कि वो भीतर दबी हो, वो निकल रही हो, तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्फोट हो सकता है जो भानवीर सिंह और राजा भैया के बीच चल रहा है। क्योंकि उसमें अगर अक्षय प्रताप सिंह की एंट्री हो रही है बीच बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो है वो राजनीतिक जो अपने अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं कहीं आड़े आ रही हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि राजा भैया को पहली बार इस तरह की चुनौती मिल रही है, वो भी घर के भीतर से। और अगर भानु सिंह इस मामले को और आगे जा, जिस तरह से ये मामला फैल गया है, क्योंकि वो पुलिस में आ गई ये बात, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न की बात आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी, और आगे बढ़ते बढ़ते इसका मतलब तब तक जो है भानु सिंह की भी एक बहुत बड़ा चेहरा हो जाएंगे कि वो राजा भैया जैसे जो है ताकतवर आदमी को टक्कर दे रही है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई उन्हें लपकने की कोशिश करे, कोई पॉलिटिकल फोर्स उनको लपकने की कोशिश करे। तो कुल मिला के सबसे दिलचस्प बात यही मैं कह रहा हूं दोबारा, कि राजा भैया को अब तक जो है निर्द्वंद उन्होंने राज किया है, चाहे वो सरकार में रहे हो ना रहे हो, विधायक बने हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल ऑरा है, वो तो अपना ऑरा है, कुछ राजशाही का ऑरा है, कुछ उनका अपना बनाया हुआ है। तो पहली बार किसी ने उनको चुनौती दी है, वो भी घर के भीतर से। तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल फोर्स जो है उनकी पत्नी का जो सेंटिमेंट है, जो वो जो जिस तरह के स्टैंड ले रही हैं, उसको लपक ले, और फिर राजा भैया जो है धीरे धीरे उसमें उलझते जाएं और कमजोर भी पड़ सकते हैं, जिस तरह की लड़ाई जाती हुई। मनु, शेखर, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मनु जी ने कहा, उसमें आप एक चीज देखो जो है कि 1993 के समय राजा भैया पहली बार विधायक बनते हैं, और 93 का जो जमाना है, आप देखिए कि उस समय सरकार किसकी बन के आती है, सपा और बसपा की। बिल्कुल, कॉलिशन। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा सा पीछे के जाके देखें तो 1993 में सरकार सपा और बसपा की बनती है, किसी के पास बहुमत नहीं होता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और 93 के बाद उस समय जब सरकार बनती है सपा बसपा की, तो समझौता एक होता है कि 5 साल में 2.5 साल समाजवादी पार्टी और 2.5 साल बसपा सरकार में रूल करेगी, शासन करेगी, मायावती जो मुख्यमंत्री बनेंगी। शुरुआत के 2.5 साल कौन रूल करता है? मुलायम सिंह यादव। जब 1995 में वो मौका आता है कि अब सत्ता जो है वो मायावती को सौंपनी है, उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस का कांड होता है। और स्टेट गेस्ट हाउस के कांड में क्या होता है कि आपने देखा कि किस तरीके से मायावती की जान बचती है किसी भी कीमत पे। मतलब वो बहुत लकी साबित होती है खुद के लिए कि उनकी जान बचती है, अदरवाइज जिस तरह की स्थिति माहौल का निर्माण उस समय हुआ था, उसमें उनके बचने की गुंजाइश कम थी। वही वो दौर था,
वही वो दौर था जब राजा भैया, क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सबको डिपेंडेंसी थी दूसरे के विधायकों के ऊपर, और उस समय वो विधायक आते कहां से? उन विधायकों को कौन लोग अपने पाले में ला पाते? वही जिनके पास ताकत थी, जिनके पास धन बल था, जनबल था, बाहुबल था। और कहीं ना कहीं राजा भैया उस पूरे फ्रेमवर्क में एकदम सटीक बैठते थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी, उनको ये लगा जो है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना ज्यादा उथल पुथल है तो उनके लिए स्पेस बन सकता है, और ये सच है कि वो स्पेस बनाने में कामयाब भी रहे। तो निश्चित तौर पे कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति उस दौर की थी, वो कहीं ना कहीं राजा भैया को ऑक्सीजन देने का काम करती रही, और वो अपने आप को राजनीति में स्टैब्लिश करते रहे। लेकिन 2017 के बाद की स्थिति जो बदली, 2017 के बाद जब प्रचंड बहुमत योगी आदित्यनाथ की आई, 2022 में प्रचंड बहुमत है, तो निश्चित तौर पे कि राजा भैया की रेलिवेंसी जो उस दौरान थी वो घटी है। अब क्या है कि अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो अपने पाला को जो है पाला शिफ्टिंग का काम करते रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो बार बार जब ये कहते हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत है और लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये सारी चीजें, उसी दौरान ललित जी एक चीज ये थी कि जब बहुजन समाज पार्टी आई थी उनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई वो बाहर आए और जेल मंत्री बन गए। कारण ये था कि मायावती का जो टेम्परामेंट था, हाँ, जो मायावती का जो टेम्परामेंट रहा है, चाहे वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई हो, चाहे अपने दम पर, एक चीज को लेकर के बहुत ही क्लियर की, क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने धनबल के आधार पर जो है समाज में एक जगह बनाएगा और उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत परेशानी आएगी, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं। तो ये सब बात सच है कि पूरे यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती के रिजीम में ये चीज हुई कि चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का रहा हो, अगर वो कानून के लिए खतरा बना तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ। लिहाजा इसीलिए आप देखेंगे कि बेती का ताल, जहां पे मगरमच्छ के पाले जाने की ये बात कही जाती थी, और उसमें आया कि एक अफसर है, एक कार्यकर्ता है जिसकी बॉडी को जो ताल में डाल दिया गया था और मगरमच्छ जो उसको खा गए थे। बाद में उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये सब गलत बात है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। लेकिन मायावती ने सख्त एक्शन लेते हुए भद्री रियासत के अंदर घुस करके और ताल के पानी को गंगा नदी में बहवा दिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय इसको बहुत बड़ा एक्शन के तौर पे माना भी जाता रहा कि पहली बार कोई ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो राजा भैया को भी उनकी औकात दिखाने से चूकी नहीं, और जब समय आया तो बता दिया कि भाई आप भी जो है विधायक हो सकते हैं, ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कानून की नजर में आप एक सामान्य नागरिक हैं, उसमें कहीं ऊंच नीच की बात नहीं है। तो निश्चित तौर पे कि मायावती की राजनीति जो है वो उनके लिए सेट नहीं बैठती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति तो उनके लिए सेट बैठती थी। और आप देखेंगे कि जो भी बढ़त हुई राजनीतिक तौर पर, वो सारी बढ़त जो है राजा भैया वो समाजवादी पार्टी के ही रिजीम में पाने में कामयाब रहे। अब चूंकि उस तरह की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी की अकेले प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो निश्चित तौर पे कि आपके अपने टोन को तो डाउन करना ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार भी इस बात को लेकर के एकदम कमिटेड है कि भाई अगर कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाएगा या बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती तो होगी। लेकिन राजा भैया का जो पॉलिटिकल एलिवेशन हुआ वो उस समय की उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति ने या कंटेम्परेरी उस समय की जो राजनीति है उसने राजा भैया को आगे बढ़ाने में मदद किया था। बिल्कुल। मनु जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे कि ललित जी ने अभी तालाब के बारे में बताया कि जैसे राजा भैया खुद के बारे में तो कभी ये दावा नहीं करते हैं कि वो बाहुबली हैं, लेकिन उनके साथ काफी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें तालाब में मगरमच्छ पालने वाली बात भी सामने आती रही है। तो जब वो खुद को बाहुबली नहीं बताते हैं तो ये उनको बाहुबली बनाया किसने, उनको बाहुबली के तौर पर रिप्रेजेंट किसने किया? देखिए, इसमें शेखर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो बाहुबली हैं। कई चीजें जो हैं खुद तैयार हो जाती हैं या तैयार की जाती हैं, तो स्वयं एक माहौल बनाया जाता है कि वो उनकी, चूंकि जैसे अभी ललित जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जब उत्तर प्रदेश में उथल पुथल का दौर था, राजनीतिक तौर पे अस्थिरता का दौर था, तो राजा भैया ने खुद को प्रासंगिक बना दिया वहां पे, क्योंकि बाहुबल धनबल उनके पास था
उनके पास ताकत थी, तो उन्होंने उसको जो है उसका इस्तेमाल किया और सत्ताओं के लिए वो एक मुफीद आदमी रहे। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो बहुत मुफीद रहे हैं सबके लिए। तो चूंकि अस्थिरता का दौर था, एक्सेप्शन पॉलिटिकली, बसपा, एक्सेप्शन बसपा। हाँ हाँ हाँ, तो उससे क्या हुआ कि वो ताकतवर बनते गए, और जब वो सरकार बनाने बिगाड़ने में अहम रोल निभाने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका एक बड़ा ऑरा बना कि भाई राजा भैया की बहुत चलती है ना। तो उससे क्या हुआ कि वो किस्से कहानियों का, जी जी, ये जो तालाब वाली बात है, मगरमच्छ वाली बात है, ये तो बहुत 90s में बहुत सुनी गई है, मतलब किस्से कहानियों का हिस्सा था। तो उससे क्या हुआ, एक ऑरा बिल्ट होता गया जनता के बीच कि अरे बाप रे, राजा भैया के यहाँ तो जो है मगरमच्छ उन्होंने पाले में तालाब तालाब में, बचा और गया। हाँ हाँ हाँ, तो एक अपने आप बनता गया। और फिर जब हम फिल्मों में जो है एक किसी विलेन को, किसी बाहुबली को, किसी उसको इमेजिन करते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है अरे बाप रे, ये तो सेम चीज है, वही राजा भैया है। तो बहुत चीजें एक एक दूसरे का निर्माण करती हैं। तो उसको जो है राजा भैया की कुछ किस्से कहानियां, और कुछ फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में खासकर हम जब जब देखते हैं, तो वो एक अपने आप भी एक पब्लिक में एक ऑरा बन जाता है कि यार इसका जो है बड़ा जलवा है, ये बड़ा ताकतवर आदमी है। तो राजा भैया ने इन सारी चीजों का फायदा उठाया, सारी चीजों का फायदा उठाया उन्होंने। जो माहौल बना उसका उन्होंने फायदा उठाया, जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला उसका उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन जैसे ललित जी ने भी मेंशन किया कि 2017 के बाद, क्योंकि स्थिर सरकार का दौर है, ये 8 साल लगभग हो गए हैं अब। और जो मैं उसी बात को फिर इसी रूप में कहना चाह रहा हूँ कि जो राजा भैया कहीं कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जरूरत उस तरह से नहीं रही सरकारों को कि राजा भैया की जरूरत पड़े कि विधायकों को लाने ले जाने में या इधर से उधर करने में। तो वो जो कमजोर पड़े हैं उसका फायदा भी उठाया जा सकता है, ऐसा संकेत है ये जो लड़ाई है परिवार की। तो राजा भैया कहीं ना कहीं, मतलब अगर परिवार के भीतर इस झगड़ा इस लेवल पे पहुंच गया है, इसका मतलब उनकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है मौजूदा दौर के सियासत में। तो वो कमजोर पड़े हैं भीतर, ये उसका एक बहुत जो है प्रबल उदाहरण है कि राजा भैया की जो है वो जो उनकी ताकत थी उस पे कहीं जो है वो कमजोर पड़ी। जी। ललित जी, अगर बाहुबलियों की बात की जाए तो काफी बाहुबली उत्तर प्रदेश की में देखे गए हैं, राजनीति पे देखे गए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अमरमणि त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, ऐसे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि सिर्फ जो बसपा की जो शासन में जो तनातनी रही मायावती की, वो केवल राजा भैया के साथ रही? जबकि आपने कहा था कि मायावती सिर्फ की क्राइम के प्रति जीरो जीरो टॉलरेंस नीति थी, फिर भी लेकिन उनकी जो असली तनातनी देखी गई, तलखी देखी गई, वो सिर्फ राजा भैया के साथ। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब 1995 का जिक्र करिए, उसके बाद जब मायावती सरकार में जब नहीं आ पाई, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उस समय राजा भैया अगुवाई कर रहे थे, लीडरशिप वही कर रहे थे। और मायावती को ये मैसेज गया जो है कि कहीं न कहीं आमतौर पे मायावती को ये लगता था जो है कि उत्तर प्रदेश की जो उस समय जो ठाकुर बिरादरी थी पूरी-पूरी, और जो ठाकुर एमएलएज़ थे, वो उनकी पार्टी के लिए मतलब रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि राजा भैया उस समय क्या है कि खुल करके वो बात रख रहे थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और आप देखेंगे भी कि राजा भैया से जब कभी भी मुलायम सिंह के बारे में या अखिलेश यादव के बारे में पूछा जाता है, अखिलेश यादव को लेकर के वो सीधी-सीधी बात तो नहीं करते, थोड़ी-सी तल्खी दिखती है। लेकिन मुलायम सिंह को बहुत सम्मान देते हैं। वो कहते हैं कि उस जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार बनाने के लिए वो मदद कर रहे थे, तो अपोनेंट जो पार्टी है उसको कभी एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? और वो भी कि जब सत्ता हाथ से आती भी सत्ता हाथ से निकल जाए, तो स्वाभाविक है कि आप उसके लिए उसकी नज़रों में खटकना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी वजह रही कि मायावती और रघुराज प्रताप सिंह के बीच दूरी वो बढ़ गई। और जब वो दूरी बढ़ी तो वो कभी दूरी जो कम नहीं हो पाई। उसके पीछे फिर एक वजह वही रही कि 95 से लेकर के 2000 के बीच में आप देखेंगे कि मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनती है, बीजेपी की सपोर्ट से बनती है अलग-अलग फेजेस में। और 2002 से 2007 तक जब मुलायम सिंह सरकार में आते हैं, तो आप देखिए कि राजा भैया का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा रहा है। 2007 से 2012 का जो दौर आया तो उसमें मायावती फुल फ्लेज्ड
सरकार में आती हैं, और उसके बाद जो है फिर अखिलेश यादव आ जाते हैं। तो इस पूरे इंटायर सेगमेंट में पूरे आप 93 से लेकर के आप 2012 तक के सफर में देखेंगे कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह की सरकार लंबे समय तक काबिज रही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, और इनका एफिलिएशन बना रहा। तो वहां से स्वाभाविक है कि एक तरह की कटुता जो बनी हुई थी वो, और उसमें मतलब दूरी बढ़ती गई, कटुता जो है बढ़ती गई, और उसकी वजह से क्या है कि एफिलिएशन के चांसेस जो है कम हो गए। अभी आपने एक बात कही जो है कि जैसे हरिशंकर तिवारी चाहे मुख्तार अंसारी, इन दोनों सबके बैकग्राउंड में फर्क है, बहुत बेसिक बुनियाद आप ऐसे समझ लीजिए कि हरिशंकर तिवारी ठीक है, बेशक बहुत बड़े बदमाश थे, और वो व्हाइट कॉलर क्राइम करते थे, खद्दरधारी भी बन गए, खादी भी पहन लिए, सारा कुछ कर लिए, लेकिन ये कि उनकी लड़ाई क्या थी, वो उनका आर्थिक पृष्ठभूमि, वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति नहीं थे। उनको ये था कि पहले आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना है, और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए वो फिर रेलवे के ठेके में उन लोगों का इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया था, क्योंकि एनईआर जो गोरखपुर, एनईआर का गोरखपुर है, और वहाँ का रेलवे का स्क्रैप और रेलवे के ठेके। इसी तरीके से मुख्तार भी था, मुख्तार की भी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वैसे तो बहुत रिच थी, लेकिन आर्थिक तौर पे वो संपन्नता नहीं थी। लेकिन इनके अंदर क्या होता था कि एक एस्पिरेशन था जो है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो टेंडर्स हैं उस पर कब्जा करके हम अपनी एक वजूद को बना सकते हैं। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह जो है वो तो सोने चांदी को सब ले करके पैदा हुए थे। उनके पास जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंख वो महल में खुली। जब वो थोड़े समझने के लायक हुए होंगे तो वो देखे होंगे कि उनके पास नौकर चाकर की कमी नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें इन लोगों के साथ नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि दोनों की राजनीति में और दोनों की शख्सियतों में वो जमीन आसमान का अंतर है। और वो चीज आज भी आप देखिए, आप रघुराज प्रताप सिंह से कभी इंटरेक्ट करिए तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एक ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हो सकते हैं। आपको एक पल को आप ये कन्विंस हो जाएंगे कि हो सकता है कि ये सब फर्जी तौर पे इनके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए हों। मतलब ये स्थिति है। वो सॉफ्ट स्पोकन है और उनकी समझ भी बेहतर है पढ़ाई लिखाई की। आप उनसे रामायण के बारे में बात करिए, बहुत अच्छा बताएंगे। महाभारत के बारे में बात करिए, वो भी बहुत अच्छा बताएंगे। सामाजिक समस्याओं की बात करिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी है कि ये व्यक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ऊपर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये तो बात सच है कि जिस व्यक्ति के ऊपर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो वो तो कलम बंद है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। तो स्वाभाविक तौर पे है कि इस समय चुनौती उनके सामने ज्यादा है, और चूंकि परिवार की तरफ से है और परिवार में भी उनकी पत्नी की तरफ से है। तो सवाल यह कि समाज तो पूछेगा ना कि भाई ठीक है, पत्नी भी अगर खिलाफ में आकर के इस तरह से बोल रही है तो कुछ बात तो होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ठीक है दोस्त मित्र के साथ बात समझ में आती है कि उसका अपना एक स्वार्थ भी हो सकता है, स्वार्थ सिद्धि भी हो सकती है, उसके हिसाब से वो अपनी बात रखता हो। लेकिन एक पत्नी का स्वार्थ क्या हो सकता है पति से? एक पत्नी का स्वार्थ पति से उसका पति ही है, तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ है। और एक होता है कि इसमें कोई एक थर्ड वन है, जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो आग में घी डालने का काम करता है। तो नेचुरल सी बात है कि वो हो सकता है कि आग जो लगी पड़ी है उसमें घी इतना ज्यादा डाला जा रहा है कि उसमें वो दूरी जो है बढ़ती जाए। और जैसा कि मनु जी ने भी बोला उस समय जो है कि अगर गोपाल जी भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो रघुराज सिंह ही बोल रहे हैं। वो कहने वाली बात होगी कि वो खुद अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हो गया ना कि शब्द उनके हों और जुबान उनका। तो ऐसे आप मान सकते हैं। हाँ मनु जी, साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं आपको लगता है कि इस विवाद के बीच भानवी कुमारी सिंह सियासत में अपने लिए एक मौका ढूंढ रही हो? हाँ शेखर, जैसे इन तमाम चीजों से जो इंडिकेट, जो इशारे हो रहे हैं, उनके लिए राजा भैया के खिलाफ अगला कैंडिडेट उनके सामने भानवी कुमारी बन जाए। हालांकि शेखर ये कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन जो जिस तरह की लड़ाई चल रही है वो तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्फोट है, और इस लड़ाई को कहीं ना कहीं जाना है। ये जिस लेवल पे आ गई है ये ऐसे ही बंद नहीं हो जाएगी, ये ऐसे ही चुप नहीं होने वाली, क्योंकि इसका रास्ता कहीं ना कहीं जा रहा है। और चूंकि जैसे ललित जी ने बहुत विस्तार से बताया, आपने भी कहा कि संपत्ति की लड़ाई तो नहीं दिख रही है। तो संपत्ति की लड़ाई नहीं है तो फिर क्या लड़ाई है? तो लड़ाई जो है हो सकता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली हो। तो अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली लड़ाई है तो राजा भैया को, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि पहली बार कोई चुनौती मिल रही है, वो भी उनके घर के भीतर से।
तो जो भी राजा भैया की राजनीति से या उनके औरे से जो है वो जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनसे जो है उनको निपटाने की फिराक में है, तो वो जरूर चाहेंगे कि जो उनके खिलाफ आवाज उठी है रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया के खिलाफ, तो वो उसे लपक लें। हो सकता है कि डायरेक्टली अभी लपकने का मौका ना हो। कई बार ये होता है कि आप पीछे से सपोर्ट में होते हैं, आप कुछ जो है समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनको नैतिक साहस, नैतिक बल दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि ये लड़ाई 27 तक ऐसे ही खिंचे और 27 में भानवी सिंह जो है वो एक चेहरा दिखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि राजा भैया की राजनीति जो है अपने उस ऑरा पे टिकी हुई थी, अपने जो ताकत पे टिकी हुई थी, लेकिन उसमें सेंधमारी दिख रही है इस प्रकरण से। और उसमें जो है वो उनका जो भीतर, जो घर के भीतर का जो पावर सेंटर है, उसमें जो है उसको चुनौती मिली है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो इसका कोई ना कोई जो है ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। और बहुत संभव है कि जो है भानवी सिंह जो है आपको भविष्य में कहीं राजनीति करते हुए दिखें। शेखर जी। ललित जी, सियासत, संपत्ति, इसके बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वह कौन जिसके वजह से घर में ये आग लग गई, ये विवाद शुरू हुआ। देखिए, अभी पुख्ता तौर पे तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर वो कौन, लेकिन एक बात जो पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से अवध के इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में वो चीज गूंजती रहती है लोगों की जुबान पे। ऐसे सामान्य तौर पे भी अगर बात करिए तो उसमें एक शख्स का नाम आता है, अक्षय प्रताप सिंह का। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी वजह से राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में दूरी बढ़ती है। सीधी सी बात है कि जैसा कि मनु जी भी कहे कि केवल ये बात पैसे तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भानवी सिंह का भी अगर रिकॉर्ड आप देखिए जो, तो बहुत बेहतर है। वो किसी सामान्य परिवार से नहीं आती है। राजा भैया के पास संपत्ति की कमी नहीं है। और एक कहावत भी ये कही भी जाती है कि जब व्यक्ति के पास पैसा हो जाता है, उसका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो उसके बाद उसको लगता है कि सियासत ही वो जगह है जहां पे वो अपने मन के अंदर जो भी कुछ बातें हैं उसको जमीन पर ला सकता है। और ये बाहुबल का जो टैग जो लगता है वो खुद नहीं लगता है, बल्कि वो कुछ इस तरीके से लग जाता है कि समाज में आप देखेंगे कि सामाजिक तौर पे भिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं, आर्थिक तौर पे भी भिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं। आप समाज में एक ताकतवर व्यक्ति हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जो नीडी हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे पास 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या बेटी की शादी करने भर का पैसा नहीं है, और अंतिम क्रियाक्रम होता है उसके लिए पैसा का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, और उसमें आपके ही जरिए कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो आपका मुरीद हो जाता है। और उसको ये लगता है कि कम से कम मेरी मुश्किल में, मुसीबत के क्षण में कोई व्यक्ति काम किया तो वो कौन है, वो शेखर ने किया या जो भी कोई हो। आप देखेंगे कि विधानसभा की, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी विधानसभा को देखिए, यूपी जैसे स्टेट में, तो यूपी जैसे स्टेट में क्या है कि एक विधानसभा में जो मिनिमम जो वोटर की संख्या होती है वो 5-5.5 लाख के आसपास होती है। उसमें क्या होता है कि 60-65% के आसपास उसकी वोटिंग होती है, मतलब 3 लाख के करीब वोट जो है वो पोल हो जाते हैं। इसकी गणित समझिए। और उसमें अगर कोई 40%, 42% वोट अगर पाता है तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 10,000, 15,000 की मार्जिन के साथ ये अच्छी भी मानी जाती है और इलेक्शन जीत जाता है। अब फर्ज करिए कि एक स्टैटिस्टिक्स इस तरह की लगे कि जहां पे 1,20,000 है और 1,20,000 में करीब करीब 65,000 आबादी ऐसी है जिसके पास जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का शिकार है, जिसके पास जो पर्याप्त संसाधन नहीं है। और एक ताकतवर, एक रसूख, एक पैसे वाला व्यक्ति उस 65,000 लोगों को अगर टारगेट कर लेता है तो उसके चुनाव जीतने की जो संभावना हमेशा बरकरार रहेगी। और एक ये सबसे बड़ी वजह है कि कुंडा क्या थी, कुंडा रियासत थी। रियासत में राजा और प्रजा के बीच का जो अंतर है वो कितना ज्यादा होता है, वो खाई कितनी बड़ी होती है आप जानते हैं। तो कुंडा रियासत के अंदर क्या है कि समाज के अंदर विभिन्न विभिन्न आर्थिक तौर पे बहुत सारी भिन्नताएं थी, और वो आर्थिक तौर पे भिन्नताओं की वजह को से राजा भैया को अपने लिए एक उम्मीद नजर आई कि वो विधानसभा का हिस्सा बन सकते हैं, सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उन लोगों को अपने साथ जोड़ा
कि जिनके प्रति वो कुछ काम कर सके और लोगों को लगने लगा कि यही वो शख्स है जो हमारी परेशानी में काम आता है। इस तरीके से एक जुड़ाव उन्होंने बनाया। इसीलिए आप पाएंगे कि राजा भैया किसी भी दल की सरकार रही हो, वो अपने ही बलबूते पे चुनाव जीतते रहे हैं कुंडा से। तो निश्चित तौर पे कि उस पूरी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ गए, और जब उस राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ गए तो निश्चित तौर पे है कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य हो और वो उम्मीद करता हो कि भाई उसे भी जाना चाहिए, तो उसको भी रास्ता नजर आ रहा है कि अगर इस रास्ते से मेरा पति जा सकता है, इस रास्ते से कोई और जा सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से अक्षय प्रताप सिंह राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुए और उनको विधान परिषद पहुंचने का मौका मिल गया, मतलब कि सीधे सीधे वो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गए, तो उस दौरान एक अंदर मन के अंदर वो भाव का पनपना जायज है और उसमें कोई बहुत स्वाभाविक भी है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि भानवी सिंह का भी जो परिवार रहा है, उसका सियासत से नाता रहा है, वो बस्ती के रहने वाले, तो सियासी तौर पे वो लोग सक्रिय रहे हैं। तो इस तरह की भावना का होना, पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कुछ आप देख रहे हैं तो उसमें इस एलिमेंट को भी आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं सियासी भावना पूर्ण तौर पे काम कर रही होगी, भले ही उसके रास्ते अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं और घटनाएँ अलग-अलग हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो विवाद है आगे किस मुहाने पहुंचेगी ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी ही प्रमुख मुद्दों और ताज़ा तरीन मुद्दों को देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और द फेडरल देश के हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनु पवार और ललित राय जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे जो वीडियो है उनको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू शेखर। थैंक यू।